आप में से कितने लोगों ने कभी किसी मोची को काम करते देखा है? शायद देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने उसकी आंखों में झांका है? उसके जीवन की कहानी को समझने की कोशिश की है? आज हम हिंदी साहित्य के उस कालजयी कवि की बात करेंगे, जिसने एक मोची के माध्यम से न केवल समाज को आईना दिखाया, बल्कि हमारी व्यवस्था के पाखंड को भी उजागर किया। मैं बात कर रही हूँ सुदामा पांडे धूमिल की और उनकी अमर कविता मोचीराम की। यह कविता यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी लगी हुई है और दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम में इस कविता की पंक्तियों का क्रम पूछा गया था। तो आप लोग इस कविता को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यह कविता धूमिल के सबसे प्रसिद्ध संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संकलित है। इसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ। इस कविता का मूल प्रतिपाद्य कवि यह बताना चाहता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मोची की नज़र में आदमी जूता नहीं बल्कि जूते के भीतर का इंसान है। इस कविता में धूमिल ने वर्ग संघर्ष का भी चित्रण किया है। कविता में एक तरफ गरीब मोची है और दूसरी तरफ वे लोग जो अपनी रईसी के घमंड में उसे तुच्छ समझते हैं। इसके बाद कविता में व्यवस्था पर भी चोट किया गया है। यह कविता उस सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार करती है जहां इंसान की कीमत उसके काम या उसके जूते की चमक से आंकी जाती है। तो चलिए देख लेते हैं, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, तो आप लोग इसे ज़रूर ध्यान देंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से धूमिल कहना चाहते हैं कि यह श्रम की समानता का सबसे बड़ा उदाहरण है। मोची के लिए ग्राहक की जाति या पद मायने नहीं रखता, सिर्फ उनका काम मायने रखता है। चलिए आगे देख लेते हैं अगली पंक्तियाँ। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो हो, जैसा हो, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल है रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं न कहीं एक आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झाँकती हुई उंगली की चोट पर हथौड़े की तरह सहता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान में रखेंगे। आपकी अपनी सबकी अपनी शकल है, सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या है? चकत्तियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। यहाँ पर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में यह भी पूछा जा सकता है कि मोचीराम कविता में कौन से बीमारी का जिक्र हुआ है। तो आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर चेचक बीमारी का जिक्र हुआ है। जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है, बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ, मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ गंभीर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो? आप यकीन करें उस समय मैं चकत्तियों की जगह आंखें ताकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। एक जूता और है जिससे पैर को नांग कर एक आदमी निकलता है सैर को। न वह अक्लमंद है न वक्त का पाबंद है, आँखों में उसकी लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे जाना कहीं नहीं है मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो उसे काटो, हियाँ ठोको वहाँ पीटो, घिसा दो ऐसा चमकाओ, जूते को ऐसा बनाओ, उफ बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर विसूरता है, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि इस कविता में किस पशु का जिक्र हुआ है। तो यहाँ पर बंदर की तरह घूरने का जिक्र हुआ है। आगे, गरजिया की घंटे भर खटवाता है मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रहती है और मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ जाती है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चोट जब पेशे पे पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रहती है जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ जाती है।
मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं। आगे, जो जूते से झाँकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि ज़िंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर रंडियों की दलाली करके रोज़ी कमाने में कोई फ़र्क नहीं है। और यही वह जगह है जहाँ हर आदमी अपने पैसे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है, सभी लोगों की तरह। आगे है, भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। आप इस बसंत को ही ले लो, यह दिन तो तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि इस कविता में किस मौसम का जिक्र हुआ है, तो आप लोग याद रखेंगे कि बसंत ऋतु का यहाँ पर जिक्र हुआ है। आगे है, मुश्किल हो जाता है, आँख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो ज़िंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कामज़ात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। जो वह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत है यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं। आगे, पेट की आग से डरते हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार की चुप दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। ये भी लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। अगर आप लोगों ने अभी तक धूमिल की कविता अकाल दर्शन नहीं पढ़ी है तो मेरे चैनल पर जाकर इसकी भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी आने वाली और वीडियोज़ आप लोगों तक जल्दी से पहुंच जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।